क्या करा मेरे से बता। हो गया भाई। चलो भाई, तो भैया हम आज शुरू करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस का अपना थर्ड लेक्चर है, स्लाइड नंबर 2 है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले के दो लेक्चर में हमारी एक स्लाइड काम कर गई। आ रही बात समझ में। आज मैं आपको लेक्चर नंबर थर्ड है हमारा, और लेक्चर नंबर थर्ड में देखो मैंने नाम करेक्ट कर लिया यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, ये बहुत मेहनत से बनाई मैंने। ठीक है, चलिएगा। वाह जी वाह, आज मैं अपनी स्लाइड की खुद ही तारीफ करता रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक क्या है भैया आज का। देखो, कल मैंने आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया था। अरे बता दिया था क्या? क्या होती है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? वेरी गुड। कहां पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट? मीजोफिल सेल में। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमारा लीफी लीफ फोटोसिंथेसिस करती है। प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट होता है, स्टेम भी कर लेता है। एडेप्टेशन होती है नहीं होती है भाई? जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने ओपनशिया का नाम सुना होगा, एलोवेरा का नाम सुना होगा। उनकी लीफ रिड्यूस्ड हो गई, क्यों? जीरोफिटिक प्लांट है। अब अगर लीफ उनकी पूरी की पूरी रहेगी तो उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो वाटर की स्ट्रेस कंडीशन आएगी। इसी से बचने के लिए प्लांट लाइक ओपनशिया, एलोवेरा अपनी लीफ को क्या कर लेते हैं? रिड्यूस करके कांटे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात आपके? अब वो जो कांटे की फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, अब फोटोसिंथेसिस तो करना जरूरी है ना। तब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तब फोटोसिंथेसिस करेगा वो स्टेम। वो जो आप एलोवेरा देखते हैं ना, वो एक्चुअल में स्टेम है। नागफनी का पौधा देखा आपने? ओपनशिया, कब्रिस्तानों में झाड़ सा लगा रहा है, बड़ा बड़ा नाग से इस पे कांटे लगे रहते हैं। वो भी क्या है? वो भी आपका भैया, वो आपका फोटोसिंथेसिस यानी स्टेम वाला पोर्शन करता है। लेकिन जनरली हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर लीफ के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि नेम पार्ट्स अदर देन लीफ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनसीईआरटी ने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। समझ में आ रही बात? और रात मैंने पहले तो स्लाइड बना ली तुम्हारी है, ठीक है, फिर मुझे लगा यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन शामिल हुआ, स्लाइड तुम्हारी दोबारा बनी हुई है, एडिट करी हुई है दोबारा। 3 बार स्लाइड बनी, कम से कम 1 बजे जाकर मैं स्लाइड को बना के निपटाऊं। आ रही बात समझ? 1 बजे के आसपास, 12:30 के करीब में, तो ये स्लाइड बना के मैं रात निपटाऊं बहुत सिंपल तरीके से। 2-3 बार मैंने मॉडिफिकेशन इसके अंदर किया है, तो आप इसको जो है ध्यान से समझिएगा। ठीक है भैया, चलिए। तो भाई यहाँ पर टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है सर, जो हमारे प्लांट होते हैं ना, प्लांट के अंदर क्या मिलता है सर? ग्रीन पार्ट मिलेगा। अबे मिलेगा क्या? है भाई। ग्रीन पार्ट यूजुअली क्या होता है? ग्रीन पार्ट यूजुअली हमारा लीफ के बारे में बात कर रहा हूं, समझ में आ रही बात? और लीफ के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम क्या होता है भाई? मीजोफिल सेल्स होती है, जो कि राउंड या ओवल शेप की होती है। समझ में आ रही बात? अगर आपके याद हो, जब मैंने आपको प्लांट एनाटॉमी, मैंने तो खैर पढ़ाई नहीं थी प्लांट एनाटॉमी में, प्लांट एनाटॉमी में लीफ का स्ट्रक्चर ये है। ये लीफ की क्या है? ये लीफ की अपर सरफेस है, जिसको हमने क्या नाम दिया? एपिडर्मिस का नाम दिया। अबे दिया क्या? इस एपिडर्मिस के नीचे आपको ये क्या दिखाई पड़ रही? इलोंगेटेड सेल दिखाई पड़ रही। इन सेल को हम क्या बोलेंगे? पेलिसेड मीजोफिल, यानी कि ये भी मीजोफिल सेल है। प्लस इसमें नीचे ये आपको राउंड राउंड इस तरह से सेल दिखाई पड़ रही, तो ये भी क्या है आपकी? ये भी आपके मीजोफिल सेल होती है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये आपकी लीफ है, और लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके मीजोफिल सेल भरी हुई होती है। और इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या मिलता है भाई? हमको क्लोरोप्लास्ट बच्चों देखने मिलता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा? पिगमेंट पाया जाएगा। और उस पिगमेंट का नाम क्या होगा भैया? उस पिगमेंट का नाम होगा क्लोरोफिल। क्या नाम होगा भैया? क्लोरोफिल। कल तुम्हारे याद होगा मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड होता है। थाइलाकोइड के जो एक सिक्का है, थाइलाकोइड है, पूरे के पूरे पिलर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। याद आया नहीं आया? कई सारे ग्रेना होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ग्रेना में फिक्स नंबर ऑफ सिक्के होंगे कि 5 थाइलाकोइड होंगे, 4 नहीं, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये थाइलाकोइड के, ये ग्रेना के जो पिलर है आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे? वेरी गुड, स्ट्रोमा लैमेली। लैमेली वर्ड आता है पट्टी के लिए, और ये पट्टी कहां पर मौजूद है? स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है, याद रखनी है आपको। समझ में आ रही बात? तो वो स्ट्रोमा लैमेली को कनेक्ट करता है। फिर मैंने थाइलाकोइड के अंदर बताया था, थाइलाकोइड भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। थाइलाकोइड खुद एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्वांटासोम्स मिलते हैं, और इन्हीं क्वांटासोम्स में क्या भरे पड़े रहते हैं भाई? क्लोरोफिल भरे रहते हैं। वही लाइट को ट्रैप करके अपना काम करने का काम करता है। समझ में आ रही भाई बात? ये भाई इजी लग रहा चैप्टर? ये भारी लग रहा? इजी है, बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट ध्यान सुनिएगा। क्लोरोप्लास्ट है, कहां पर है क्लोरोप्लास्ट? सर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है मेसोफिल सेल के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। अब मेसोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट अपना डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट को शो करता है। क्या बोला मैंने? मेसोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट अपना अरेंजमेंट को शो करता है। समझ में आ रही बात? अब वो अरेंजमेंट कैसा होगा ये डिपेंड करेगा लाइट के ऊपर। कॉमन सेंस की बात है। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये मेरी मेसोफिल सेल है,
आ रही बात समझ में? ये मेरी क्या है, मेसोफिल सेल है। और सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा आ रही, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। भाई एक्चुअल में ट्रैप तो क्लोरोफिल करता है, लेकिन क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो देखने मिलेगा ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, लाइट को ट्रैप करेगा। अब क्लोरोप्लास्ट अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि उसे ऑप्टिमम लाइट मिल सके। ऑप्टिमम का मतलब क्या है, इतनी लाइट मिल सके जितनी उसे जरूरत है, क्योंकि अगर ज्यादा लाइट मिली तो भी नुकसान है प्लांट को, और कम लाइट मिली तो भी प्लांट एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। भाई क्लोरोफिल क्या है सर, क्लोरोफिल एक केमिकल मॉलिक्यूल ही तो है। अब केमिकल मॉलिक्यूल पर लाइट पड़ेगी तो रिएक्शन तो चालू होगी कि वहां पर नहीं होगी? अरे होगी, नहीं होगी। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि वहां पर किसी भी तरह से क्या नहीं देखने मिलता आपको, ऑप्टिमम कंडीशन। मतलब कुछ भी क्या कर ले, कैसे भी अरेंज कर ले, वो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन में पहुंच जाता है। मतलब उसे भरपूर प्रॉपर लाइट, जितनी उसे रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से लाइट मिले। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो लाइट यहां पर बहुत तेज आ रही, बहुत तेज लाइट आ रही, बहुत तेज लाइट आ रही, समझ में आ रही बात, हाई इंटेंसिटी की लाइट है, तब क्या क्लोरोप्लास्ट सामने खड़े होंगे क्या उसके? नहीं खड़े रहने के। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट आएगी तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने पर, ज्यादा एनर्जाइज होने पर वो क्या हो जाएगा, बेकार मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, क्योंकि जब लाइट भरपूर आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेगा, वो अपने आप को इस तरह से लेटरल साइड पर अरेंज कर लेता है। जो मेसोफिल सेल की जो लेटरल वॉल्स होती है उसके पैरेलल अपने आप को उसने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात है? अब मिसाल के तौर पर, क्योंकि इतना यहां पर रहने के बाद में इसका काम चल रहा भाई, क्या बोला मैंने, यहां पर रहने के बाद में इसका काम आराम से चल रहा। ये कह रहा है कि भैया मैं यहां पर मौजूद हूं, जब मुझे यहां साइड पर खड़ा होने से इतनी सारी चीजें मिल रही है, आराम से मैं चीजों को ले सकता हूं, तो भैया बीचों बीच खड़ा होकर अपनी दही उड़ाने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने केवल एक लाइन दे रखी है, उसके बाद में 2 सवाल छोड़ दिए, और उन 2 सवाल का जवाब ये है, ध्यान से सुनिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो मेसोफिल सेल के अंदर ये क्या है भैया आपकी, सर ये हो गई हमारी मेसोफिल सेल। कौन सी सेल हो गई भाई? मेसोफिल सेल। और ये क्या हो गए हमारे क्लोरोप्लास्ट। कैसे अरेंज है, इंसिडेंट लाइट के, मतलब इंसिडेंट लाइट के सामने मौजूद है, इंसिडेंट लाइट के पैरेलल मौजूद है, और पैरेलल टू किसके पैरेलल है भैया? मेसोफिल सेल की वॉल के पैरेलल है। पैरेलल ऐसे तो होता है, नहीं होता है। तो ये मेसोफिल सेल, और ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो पैरेलल टू क्या हो गया, मेसोफिल सेल है। सर अगर लाइट लो इंटेंसिटी की आएगी, ये हमारा मेसोफिल सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, लाइट कम आ रही, लो इंटेंसिटी की आ रही, तो ये ताकि भरपूर लाइट एब्जॉर्ब कर सके, तभी अपने आप को कैसे कर लेते हैं, इस तरह से। क्या हो गया, लाइट के इंसिडेंट में परपेंडिकुलर हुआ, लाइट ऐसे आ रही, क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज हो रहे, तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, तभी अपने आप को क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर कर लेंगे। सर अगर मॉडरेट लाइट आ रही, ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा कम है, तो इनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और ज्यादातर वही आपको दिखाई पड़ता है। समझ में आ रही बात आपके? अरे क्लियर है? चलिएगा। तो क्या है, क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट शोज डिफरेंट अरेंजमेंट इनसाइड मेसोफिल सेल्स टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको मेसोफिल सेल वगैरह दिखा रखा, ये आपकी क्या है, लीफ के एपिडर्मिस है। ये क्या है आपका, सर ये मेसोफिल सेल है, दिखाई पड़ रहा है क्या? और मेसोफिल सेल में ये क्या लग रहा है, क्लोरोप्लास्ट। अब एक पॉइंट और मिल गया यहां से तुम्हें, क्या मिल गया, कि मेसोफिल सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के भरे रहते हैं। कहां है भैया, बाउंड्री पर है, पेरिफेरी पर मौजूद है। अबे है क्या, देख लो भाई, कहां मौजूद है, पेरिफेरी पर। ये देखिएगा कहां मौजूद है क्लोरोप्लास्ट, पेरिफेरी पर। ये भी तो मेसोफिल सेल ही है, 2 टाइप की मेसोफिल सेल होती है। ये कहां मौजूद है, पेरिफेरी पर मौजूद है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? कुछ चीजें डायग्राम से समझ में आती है, कुछ चीजें थ्योरी से समझ में आती है। वो डायलॉग है ना उसका, कि कुछ कहानियों को मतलब सोच सुनकर डर लगता है, कुछ कहानियों को सोचकर डर लगता है, और कुछ कहानियों को याद करके डर लगता है। और वो कहानी कौन सी थी भाई, वो अब है रॉकी, अबे उसमें था वो प्रभास वाली मूवी में, सालार वाली में। ठीक है, चलिए। इंसिडेंट लाइट कितने टाइप की भैया, 3 टाइप की सर, या तो हाई इंटेंसिटी की होगी, या लो इंटेंसिटी की होगी, मॉडरेट। एनसीईआरटी ने भाई इसका जिक्र कर रखा, किसका जिक्र कर रखा, इसका यूजुअली अरेंजमेंट मिलेगा। इन दोनों का क्वेश्चन मार के छोड़ दिया कि बताओ पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा। तो लो इंटेंसिटी में क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाई इंटेंसिटी में क्या होगा, पैरेलल टू लेटरल वॉल। ये देखिएगा, ये अरेंजमेंट यहां पर आ रहा, ठीक है। ये हाईलाइट आ रही, तो क्लोरोप्लास्ट ने कहां अरेंज कर लिया, लेटरल वॉल के। तो क्या है भैया, जब हाई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर या लीफ के ऊपर, तो क्लोरोप्लास्ट अरेंज कर लेते हैं पैरेलल टू ईच अदर ऑन लेटरल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। क्लियर है भाई? ये वाला पॉइंट जल्दी बोलो फटाफट, अरे बोला करो यार, समझ में आ गई बात? चलिए, ये लो लाइट आ गई। लो लाइट में अपने आप को कैसे अरेंज कर लिया, पैरेलल, परपेंडिकुलर। अबे ये आ रही ना लाइट, अपने आप को परपेंडिकुलर अरेंज कर लिया। क्या है सर, जब लो इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट होती है क्लोरोप्लास्ट लीफ के ऊपर, तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अरेंज कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद में क्या आता है हमारा, इसके बाद में आता है मॉडरेट वाला। मॉडरेट वाले में देखो, ये है ना रेगुलर पैटर्न, अबे है चारों तरफ फैले हुए हैं। कब, जब मॉडरेट इंटेंसिटी की लाइट आती है, कब, लीफ या क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तब क्लोरोप्लास्ट अलाइन, ये एक गैप नहीं है
बीच में, अलाइन अलाइन ये वो है ALIGN, अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स। यूजुअल अरेंजमेंट देखने मिलता है, रैंडम या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट का देखने मिलेगा। बोलो भाई समझ में आ रही है बात? यानी कि ऐसा नहीं होना कि सर वॉल पे ज्यादा होगी या बीच में कम होगी, सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि अब उसे प्रॉपर लाइट आ रही, अब उसे फालतू इधर उधर प्रिकॉशन की कोई जरूरत नहीं है। भाई एक बात तो बताओ, हल्की तेज धूप आ रही है तो भी तुम छाता लेके चलोगे, ज्यादा तेज बारिश आ रही तो भी तुम छाता लेके चलोगे, धूप भी कम है, मौसम सही है, बारिश भी नहीं आ रही, गामा छाए वाला सीन है, माहौल सही है, तब आप क्या छाता लेकर के चलोगे? क्या नहीं लेके चलने का। वही सेम कहानी यहाँ पर है, जब धूप तेज होगी तो आप धूप से बचोगे, जब धूप कम होगी सर्दी के मौसम में तब आप धूप में बाहर निकलोगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होने की कोशिश करोगे। समझ में आ रही बात? और जब मौसम नॉर्मल होता है तो भैया आप न ज्यादा देर धूप में बैठ सकते हैं, न ज्यादा देर आप छांव में बैठ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। अब कल मैंने आपको क्या बताया था बॉस? मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो चीजें होती है, होता है थाइलेकोइड और एक होता है स्ट्रोमा। मालूम है? थाइलेकोइड सिक्का, सिक्कों के पिलर, पिलर एक आपस में कनेक्टेड हो गए, क्या नाम देंगे उसे? वेरी गुड। वो जो कनेक्टेड आपस में उस स्ट्रक्चर से क्या नाम देंगे भैया? स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब थाइलेकोइड देखो, ये डायग्राम देख के घबरा मत जाना, ये मैंने केवल रेफरेंस के लिए दिया है। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन भी कैसी दिखाई पड़ रही है तुम्हें? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा। क्या दिखाई पड़ रहा? डबल मेम्ब्रेनस। और इसी मेम्ब्रेन में क्या है? ये धसे हुए हैं, देखिएगा क्लोरोफिल दिखाई पड़ रहा, पिगमेंट धसे हुए हैं। यानी कि पॉइंट क्या है कि थाइलेकोइड डबल मेम्ब्रेनस होती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं। कहां पिगमेंट प्रेजेंट होंगे? ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये डायग्राम देख के घबरा मत जाना, ये सब पिगमेंट ही है, ये आप खुद समझोगे और आपको डायग्राम बहुत इजी लगने वाला है एक या दो लेक्चर के बाद में, आई गारंटी यू। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन अभी आप केवल इतना समझिएगा, जो लिख रहा है उसे छोड़ दो, ये समझ लीजिएगा कि जो बीच में हमने यहाँ पर फंसा रखे है ना, ये क्या है? ये पिगमेंट फंसे हुए हैं हमारे। क्या फंसे हुए हैं भैया? ये पिगमेंट फंसे हुए हैं। समझ में आ रही बात? कहां है? मेम्ब्रेन के बीच में है, नहीं है? तो कहां है भैया? थाइलेकोइड में पिगमेंट पाए जाएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, और चूंकि यहां पर पिगमेंट है तो लाइट की ट्रैपिंग का काम भी यहीं पर होगा कि नहीं होगा? इसीलिए यहां पर क्या होती है? लाइट रिएक्शन हमको होती हुई दिखाई पड़ेगी। कल दो रिएक्शन बताती थी क्या? अरे बोलो, कल दो रिएक्शन बताती थी क्या? लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? जल्दी बोलो फटाफट। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? जल्दी बोलो फटाफट। अरे बोलो, एटीपी और NADPH। आई बात समझ में? एटीपी और क्या होता है भाई? NADPH। बताऊंगा क्या मतलब है, क्या चीज है, लेकिन याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन में तीन चीजें होती है। एटीपी बनता है, NADPH बनता है, और क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी। और ऑक्सीजन कहां से आती है? वो वाटर के टूटने से। भूल मत जाना, मेरे मुन्ने भूल ना जाना, तू अपना कर्ज चुकाना। उस लाइन को यहां पे याद रखना कि मेरे मुन्ने भूल ना जाना कि ऑक्सीजन कैसे निकलती है भाई? वाटर के टूटने से निकलती है। 1000 बार पूछूंगा, 1000 बार आपको ये बताना पड़ेगा। ऑक्सीजन कैसे निकलती है? वेरी गुड। वाटर का मॉलिक्यूल, और वाटर का मॉलिक्यूल कहां टूटेगा? लाइट रिएक्शन में टूटेगा, याद रखिएगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे क्लियर है? चलिएगा। उसके बाद में स्ट्रोमा, भैया तो आपको वही कल वाला डायग्राम है। स्ट्रोमा में क्या होगा सर? जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो कहां पहुंचता है? वो पहुंचता है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहां हुई? थाइलेकोइड में। थाइलेकोइड से माल मसाला निकल के कहां आया? स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम होते हैं क्रेब्स साइकिल के या फिर डार्क रिएक्शन के। कल मैंने आपको बताया था डार्क रिएक्शन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है किसके अंदर भाई? ग्लूकोज के अंदर। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। यही डायग्राम था कल वाला। देखो भाई, लाइट इंसिडेंट हुई, किसके ऊपर इंसिडेंट हुई सर? थाइलेकोइड के ऊपर हुई। थाइलेकोइड में कुछ तो प्रोडक्ट बने। क्या बने सर? एक तो ऑक्सीजन बाहर निकल गए, और ऑक्सीजन बिना पानी के नहीं टूट सकती। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वाटर का ब्रेकडाउन जो है वो लाइट रिएक्शन में होता है? कह सकता हूं ना कि वाटर का ब्रेकडाउन कहां होता है भाई? लाइट रिएक्शन में। क्यों होगा? क्योंकि बिना वाटर के ब्रेकडाउन के ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, और ऑक्सीजन कहां निकलती है? लाइट रिएक्शन में निकलती है। हेंस वी कैन से दैट वाटर का ब्रेकडाउन कहां होता है? उसमें होता है। ठीक है। अब इसमें से दो प्रोडक्ट बने। क्या बना? एक बना एटीपी और एक बना NADPH। ये थाइलेकोइड है ना, ये क्या बाहर स्ट्रोमा है, ये निकल के कहां आ गए? स्ट्रोमा में निकाल दिए गए। और इसी स्ट्रोमा में एटीपी NADPH मिलते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या बना देते हैं भाई? ग्लूकोज बना देते हैं। समझ में आ रही बात? ये रिएक्शन क्या कहलाई जाएगी? डार्क रिएक्शन। और ये वाली रिएक्शन क्या होगी? हमारी लाइट रिएक्शन। अभी और डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहां पर बात करते हैं। तो एक चीज समझ में आई सर, थाइलेकोइड एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? अरे है नहीं है? डबल मेम्ब्रेनस। और उस पर क्या पाए जाते हैं बॉस? पिगमेंट मिलेंगे। पिगमेंट कैसे होते हैं भाई? कई तरह के होते हैं। तो मेनली जो हमारे यहाँ पर प्लांट के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं बेटा 4 टाइप के। कितने होते हैं भैया? 4 टाइप के। तो पिगमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन याद रखिएगा कि पिगमेंट को हम लाइट रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। आ रही बात समझ में? लाइट रिसेप्टर। समझ में आ रही बात? उसके अलावा ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये वर्ड याद रखना, क्या है भैया? ये केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब बहुत सारी के सारी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। लाइट के इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के अगली ऑर्बिट में जाएगा, सारी प्रॉपर्टी आएगी यहां पर निकल कर।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा, केमिकल मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब क्या कर सकते हैं भैया, विजिबल लाइट को कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर भाई, ये थाइलाकोइड्स में पाए जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब चलिएगा टाइप्स ऑफ पिगमेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमने जब अपने आसपास निकल के देखा तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे के सारे प्लांट का कलर ग्रीन कलर एक ही शेड का होता है। किसी का हल्का ग्रीन है, किसी का येलोइश ग्रीन है, किसी का अदर देन ग्रीन भी निकल के आता है, किसी प्लांट का पार्ट पर्पल होता है, कोई प्लांट का पार्ट रेड आता है निकल के, अरे आता ही नहीं आता। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स वहां पर मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा मिर्च हरी होती है, हरी से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाल मिर्च के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अबे देखा नहीं देखा घर के अंदर, ये तो बेसिक सी चीज है ना। तो वो क्या है, वो है आपके प्लास्टिड कन्वर्जन का एग्जांपल है। तो पॉइंट मेरा ये है बेटा यहाँ पर कि आपके जो ये इतना वैरायटी ऑफ कलर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, वो बेसिकली कितने पिगमेंट की वजह से है, 4 पिगमेंट की वजह से। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ी बदतमीजी कर रखी और उस बदतमीजी को मैं आपको बताता हूँ कि बदतमीजी क्या है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है, पहला है कितने टाइप के पिगमेंट है भैया, 4 टाइप के। कैसे पता किया, उसको पता किया पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। किससे पता किया भैया, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। 4 क्लोरोफिल, 4 मॉलिक्यूल कौन कौन से पिगमेंट के, नंबर 1 पे आता है क्लोरोफिल ए, जो कि यूनिवर्सल है। जितने भी सभी प्लांट हैं सभी के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेगा। वो प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रीन है, फर्क नहीं पड़ता कि ग्रीन येलोइश ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन है, कौन सा ग्रीन है, ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल ए मिलना ही मिलना है। ये 101% आपको दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको। उसके बाद में आता है आपका क्लोरोफिल बी आता है, ज़ैंथोफिल्स होता है और कैरोटीन होता है। अब एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा बताता हूं। एनसीईआरटी ने बोला कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड दीज 4 पिगमेंट्स आर, नंबर 1 पे क्या लिखा, क्लोरोफिल है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या लिखा, क्लोरोफिल बी, ये भी ठीक है। नंबर 3 पे क्या लिखा, ज़ैंथोफिल, ये भी ठीक है। और नंबर 4 पर क्या लिख दिया एनसीईआरटी ने, नंबर 4 पर लिख दिया कैरोटिनोइड्स। क्या लिख दिया भाई एनसीईआरटी ने, कैरोटिनोइड्स लिख दिया। ये गलती कर दी एनसीईआरटी ने, ये गलती है। और ये नई एडिशन में भी करेक्ट नहीं करा एनसीईआरटी ने। हालांकि हमें उम्मीद थी कि नई एडिशन में करेक्ट हो जाए। बहुत सारे टीचर्स ने इसके लिए अगेंस्ट जो है वॉइस उठाई थी, मतलब टीचर भेजते हैं ना लिख के भाई एनसीईआरटी में करेक्शन है, लेकिन ये अब तक करेक्शन नहीं हुआ। तो सर कैरोटिनोइड्स क्यों नहीं, कैरोटीन कैरोटिनोइड्स होगी तो बेटा ज़ैंथोफिल और कैरोटीन ये दोनों को ही मिला करके क्या बोला जाता है, कैरोटिनोइड्स मिला करके बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में ये गलती है, ब्लंडर है, याद रखना। समझ में आ रही बात, सही पढ़ना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, सही पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है अक्सर लास्ट ईयर के जो बच्चे थे हमारे, जो 11th क्लास के बच्चे थे स्कूल में, तो उन्होंने जुगा तो छपवा दिया था, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। तो ध्यान से सुनिएगा कि ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को ही मिला करके क्या बोला जाता है भाई, कैरोटिनोइड्स मिला करके बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ओवरऑल हमारे पिगमेंट कितने टाइप के, 3, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनोइड्स, जिसमें कैरोटिनोइड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ज़ैंथोफिल और एक होता है हमारा कैरोटीन। आ रही बात समझ में। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा भैया, यहाँ पर कैरोटीन लिखा, एनसीईआरटी की तरह कैरोटिनोइड्स मैंने यहाँ से वर्ड नहीं उठाया, ठीक है। क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है वो यूनिवर्सल मिलेगा, सभी ग्रीन प्लांट के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। इसका कलर होता है ब्राइट या ब्लू ग्रीन। अब सवाल ये आया, सर पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से ही आखिरकार सेपरेट हुए तो हुए कैसे। देखो हमने क्या लिया, हमने एग्जांपल के तौर पर एक पालक लिया, पालक का टुकड़ा, एक लीफ ली कोई भी, उस लीफ को क्या कर लिया हमने, पीस लिया मोटर और पेस्टल के अंदर क्या रखा, उसमें डाला और अच्छी तरीके से क्या कर दी, उसकी चटनी बना दी। नहीं बना दी, अरे बनती है, घर में हरी मिर्चों की चटनी बनती है, नहीं बनती है, उस हरी मिर्चों की चटनी का हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब उस चटनी को ध्यान सुनिए, ये आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब जो अलग अलग टाइप के कलर देगा अलग अलग जगह पर। आरी बात समझ में। उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे यहाँ पे क्या रख दिया हमने, वो चटनी का सैंपल रख दिया। आरी बात समझ में। ये हमने पानी लिया, ये बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या भर दिया भैया, इस बीकर में हमने ये पानी भर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है। इस पानी से टच करा दी हमने ये पत्ती, ये पेपर की कागज की पत्ती टच करा दी। अब कागज की एक प्रॉपर्टी मालूम है आपको, आप वो देखिएगा, रफ पेज लो, रफ पेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी को इतना हार्ड पेज नहीं होता, जो आपका रफ पेज आता है ना, रफ पेज, अरे आता है ना, आज रफ पेज का छोटा सा टुकड़ा लेना और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिएगा, उस ग्लास को थोड़ा भरिएगा और रफ पेज का टुकड़े का जो सिर्फ कॉर्नर है, जैसे कि आपका केवल ये रफ तो है नहीं, जैसे कि आपका ये वाला कॉर्नर है ना, केवल ये कॉर्नर आप उसके अंदर डिप कर दो। आप थोड़ी देर में देखोगे कि वहां से पानी ऊपर चढ़ता 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 काफी ऊपर तक आ चुका होता है। समझ में आ रही बात। ये होता है कैपिलरी एक्शन, जो कि पेपर के अंदर, जो पेपर के बीच में पोर्स पाए जाते हैं उसकी वजह से होगा। समझ में आ रही बात। अब ये क्यों बना है, क्योंकि बेटा इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये वाटर के कांटेक्ट में आते ही इसमें अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ये
सारी चीजें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता चला जाएगा तो ये अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली क्या होते जाएंगे, ये अपना ऊपर होते होते की तरफ चढ़ते चले जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो जैसे पानी टच हुआ तो धीरे धीरे पानी भी ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? पानी ऊपर चढ़ेगा तो पानी किसे टच करेगा, इसको टच करेगा, टच करेगा तो पानी और ऊपर चढ़ेगा। धीरे धीरे जब पानी और ऊपर चढ़ता जाएगा तो यहाँ पर अलग अलग कलर के बैंड आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये था क्लोरोफिल पिगमेंट का, यानी कि जितने भी हमारे सभी पिगमेंट थे उनके सेपरेशन की टेक्निक। जो सबसे पहले आपको बैंड दिखाई पड़ा वो क्लोरोफिल बी का था, ठीक है, जो थोड़ा सा पेल येलो कलर का था, पेल येलो कह सकते हैं, पेल ग्रीन, थोड़ा हल्का पीला सा ग्रीन टाइप का आता है ना, उस कलर का था। डार्क ग्रीन कलर का क्या है आपका, ये आपका क्लोरोफिल है। ऑरेंज कलर का क्या निकल के आया, ज़ैंथोफिल निकल के आया। और रेड कलर का या आपका सॉरी येलो कलर का क्या निकल के आया, ज़ैंथोफिल। और रेड कलर का या ऑरेंज कलर का आपका क्या निकल के आता है, कैरोटीन निकल के आता है। याद रखिएगा, समझ में आ रही भैया? तो ये टेक्निक हमारी क्या होती है भाई, ये टेक्निक हमारी होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, ठीक है। ऊपर से याद रखिएगा कि जितना भी क्लोरोफिल ए है वो ऑलवेज क्या होगा, यूनिवर्सल पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन ये क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट इनको कहा जाता है। एसेसरी पिगमेंट का मतलब क्या है, एसेसरी पिगमेंट का मतलब ये है कि मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ही है, सारा का सारा खेल तो क्लोरोफिल से होगा, लेकिन उसका सपोर्ट करने के लिए एसेसरी है। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, हाँ या ना, ठीक है, तो मेन मोबाइल है कि मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल मेन है, हाँ या ना। आप देखिएगा कभी भी डब्बे पे लिखा होगा एसेसरीज कंटेन्स, आ रही बात समझ में? एसेसरीज का मतलब क्या है कि जो होंगे तो वे भी मेन ही, लेकिन जो मेन काम ये करेगा वो नहीं करेंगे। भाई तुम इससे व्हाट्सएप चला सकते हो, नेट चार्जर में चला लोगे क्या? नहीं चला सकते। दैट्स वाई कि वो क्या कहलाया जाएगा, वो एसेसरीज कहलाया जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसी तरह से यहां पर है, तो मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल है, लेकिन वो भी एसेंशियल है। तो सवाल मनमोट है, सर अगर मैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन को यहां से गायब कर दूं, क्या क्लोरोफिल अपना काम कर पाएगा? आंसर है नहीं कर पाएगा। तुम चार्जर ही हटा दो, मोबाइल चलेगा क्या? नहीं चल पाएगा। सर अगर मैं क्लोरोफिल के हटा दो तो ये कर लेंगे क्या? ये तो हमारी समझ में आ गया कि तुमने अगर क्लोरोफिल ए जो कि मेन है उसको ही हटा दिया तो बाकी के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, ये कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने यही बाकी का मॉलिक्यूल हटा दिया, चार्जर ही तुमने गायब कर दिया, फिर क्या है, क्लोरोफिल भी काम करेगा? नहीं। होता क्या है कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, भाई लाइट को इनसे पूछ के थोड़ा ही आएगी ना, सनलाइट तो बराबर पड़ रही, वो तेज भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है। तो होता क्या है, जैसे ही प्लांट पर लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट की वजह से क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल खराब ना हो जाए, इसीलिए ये उसको शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो डायरेक्ट लाइट क्लोरोफिल ए पर नहीं पड़ती, उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा? ज़ैंथोफिल हुआ, कैरोटीन हुआ, ये जो आपका क्लोरोफिल बी हुआ, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि वो लाइट जो है क्लोरोफिल ए को स्ट्राइक करके उसको डीनेचर ना करे, उसको खराब ना करे। उसको बचाने का काम किसका है भैया? ये है। तो क्या इसे हम शील्ड पिगमेंट नहीं बोल सकते क्या? अरे पिगमेंट है, ठीक है। उसके अलावा तुमने देखा पहले टाइम पे एंटीना आता था, एंटीना, अरे आता था, छतरी लगी होती थी, वो ऐसे चौड़े से मुंह की, वो सारे सिग्नल इस तरह से कैच करने का काम करती थी। तो इसी तरह से क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन आपके इसी तरह से अरेंज रहते हैं क्लोरोफिल ए के चारों की तरफ, जिससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को वो क्या कर लेते हैं भाई, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब सारी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, सारी लाइट को अपने अंदर लेकर के एक डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे, और वो क्या होगा, वो होगा क्लोरोफिल ए। तो क्या हम इसको एंटीना मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते क्या? याद रखिएगा, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, इन तीनों को हम एसेसरी पिगमेंट भी कहेंगे, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे भैया, आपके शील्ड पिगमेंट के नाम से भी जानेंगे और एंटीना मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। फर्क समझ में आया क्यों है? चलिएगा तो देखते हैं। देखो कैरोटीनॉइड्स को क्या बोलते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन को मिलाकर कहा जाता है कि बोथ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा भाई। क्लोरोफिल भी हुआ, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, सारी बात समझ में। कैरोटीनॉइड्स में दो आगे, कैरोटीनॉइड्स में दो आगे, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये सारे के सारे पिगमेंट कैसे हमारे वाटर के इनसॉल्युबल होते हैं। इसलिए पानी में जैसे टच किया, उसने चटनी पर टच किया था, तो वो सारे के सारे पानी से दूर भागने लगे अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? और जाकर के पेपर पे अलग अलग क्या हो गए भैया, सेट हो जाते हैं, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से है? क्लोरोफिल भी, जिसका कलर क्या होता है, येलो ग्रीन होता है। उसके बाद में ज़ैंथोफिल आता है, येलो कलर आता है। और कैरोटीन का कौन सा होगा भैया, ऑरेंज कलर होगा। अभी बताया मैंने, क्लोरोफिल ए का ब्राइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर होगा। येलो ग्रीन कलर किसका होगा, क्लोरोफिल बी का। और ज़ैंथोफिल से कौन सा आएगा, येलो। और कैरोटीन से कौन सा आएगा, रेड। कभी कंफ्यूज हो जाए, ऑरेंज आएगा, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो गाजर होती है ना, गाजर किस कलर की होती है, ऑरेंज रेड कलर की होती है ना, ठीक है। तो उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन। क्या नाम होता है भैया, बीटा कैरोटीन। तो कैरोटीन वो यही है। समझ में आ रही बात? इस तरह से आप क्या रख सकते हैं भैया, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, सर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट। क्वेश्चन दूंगा बोर्ड वालों को, याद रखिएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट, तीनों लाइन चिपकानी है।
पहला फंक्शन क्या है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ डिफरेंट रेंज दैट इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। अभी तो बताकर हटा हूं आपको कि ये क्या करेंगे, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे चैनलाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए। तो एक तो एंटीना मॉलिक्यूल का काम कर रहे हैं, अलग अलग लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? एक काम तो वो तो अकेला करता, अगर क्लोरोफिल ए ये ना होता तो अकेला करता वो, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, असिस्टेंट छोड़ दिए। अब वो अपनी जरूरत के हिसाब से लाइट ला रहे और लाइट लेने के बाद में क्या कर रहे भैया, क्लोरोफिल ए को जितनी जरूरत है उसे ट्रांसफर कर रहे। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। फोटो का मतलब लाइट, ऑक्सीडेशन का मतलब टूट जाना। ज्यादा लाइट पड़ने से क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल टूट सकता है, तो उसको बचाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं भैया, शील्ड मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, फंक्शन ऑफ नेसेसरी पिगमेंट। बोर्ड वालों को बोल रहा हूं तो ये क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में दूंगा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेसेसरी पिगमेंट। आपको ये तीनों पॉइंट यहां पर लिखने हैं। दिक्कत है भैया? चलिए अब क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर हम यहां पर देखते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है टेडपोल टाइप का। कैसा होता है भैया? टेडपोल टाइप में आपको क्या दिखाई पड़ रहा कि एक तो आपको ये हेड दिखाई पड़ेगा, आरी बात समझ में, क्या दिखाई पड़ेगा, एक हेड, और ये क्या दिखाई पड़ेगी, टेल दिखाई पड़ेगी। जो इसका हेड है, इस हेड को बोलते हैं हम भैया पोरफायरोल। क्या बोलते हैं भैया? हाँ ठीक है, पोरफायरिन हेड बोला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे पोरफायरिन हेड के नाम से जाना जाएगा। आरी बात समझ में? इसकी खूबी क्या है कि इसके अंदर अनआयनाइज्ड फॉर्म में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। याद रखिएगा मैग्नीशियम, नीट वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम +2 नहीं है, यहाँ पर क्या मौजूद है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में मैग्नीशियम है। आरी बात समझ में? और ये क्या मौजूद है आपकी, ये आपकी टेल मौजूद है। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा की आपको कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ये हेड दिखाई पड़ रहा, हेड में अनआयनाइज्ड फॉर्म में क्या है भाई, आपका मैग्नीशियम है। पोरफायरिन हेड उसको हम बोलते हैं जिसमें अनआयनाइज्ड मैग्नीशियम मिलेगा। 4 पायरोल रिंग होगी, इसीलिए टेट्रापायरोल का नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफिलिक है, पानी से इसे क्या है, इश्क है, मोहब्बत है और प्यार है। समझ में आ रही बात? जबकि जो टेल होती है, टेल वो पानी से दूर भागती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसको आपको क्या रखना है भैया, अपना ध्यान रखना है। कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये सारा का सारा बेसिक था, चल रहा नहीं चल रहा, अभी भी बेसिक ही चल रहा, ठीक है, क्योंकि मेन जहां से क्वेश्चन बेसिकली बनता है उसको समझने के लिए भी और सारी चीजें जरूरी है। तो इतना तो हमारी अब तक समझ में आ गया कि बॉस हमारा जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कितने प्रोसेस हो रहे, 2 स्टेप हो रहे। कौन कौन सा? नंबर 1 लाइट रिएक्शन, नंबर 2 डार्क रिएक्शन। फटाफट बोलो, लाइट रिएक्शन कहां पर होगी? वेरी गुड। डार्क रिएक्शन कहां पर होगी? वेरी गुड। समझ में आ रही बात? तो दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट मिलेंगे? थाइलाकोइड के अंदर। डार्क रिएक्शन के एंजाइम कहां पर मिलेंगे? स्टोमा के अंदर। तो 2 टाइप की रिएक्शन है, एक हो गया लाइट रिएक्शन और एक क्या हो गया हमारा, डार्क रिएक्शन। वही है, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। ग्रेना या थाइलाकोइड में यहां पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एटीपी और एनएडीपीएस, जिसको हम कहां यूज कर लेंगे, डार्क रिएक्शन में। और साथ ही साथ क्या रिलीज करती है, ये ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। समझ में आ रही बात? अब मुझे एक बात बताओ, लाइट रिएक्शन के स्टेप क्या क्या है? अच्छा चलो अभी बताता हूं। उसके बाद में डार्क रिएक्शन कहां पर होगी भैया? अकर्षण स्ट्रोमा। ट्रिक याद रखिएगा डॉक्टर साहब, क्या है भैया ट्रिक इसकी, डॉक्टर साहब? आरी बात समझ में? कैसे याद करोगे? D4 डार्क रिएक्शन, S4 स्ट्रोमा। D4 क्या आ गया भैया, डार्क, R4 रिएक्शन, S4 क्या आ गया भाई आपका, स्ट्रोमा। बच्चे कंफ्यूज होंगे ना कि डार्क कहां होगी, तो याद रखिएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ठीक ठाक हो, समझ में आ रही बात? इस तरीके से याद रखना, ठीक है भैया? तो डॉक्टर साहब कहां मिलेंगे? डार्क रिएक्शन की बात हो रही, कहां होगी? स्ट्रोमा के अंदर होगी। क्लियर है? और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको यूज करके एटीपी की एनर्जी करेंसी यूज किया जाता है, एनएडीपीएस को रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्या बनाते हैं? शुगर। समझ में तो नहीं आई होगी लाइन? मैं समझाता हूं। रिएक्शन क्या है? CO2 + H2O गिव्स अस C6H12O6। यही तो बनेगी कि नहीं बनेगी? और साथ ही साथ क्या बनेगा? O2 बनेगा, यही बनेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो ये बना होगा, जाहिर सी बात है। अरे बना, क्या ऐड किया तुमने इस कार्बन डाइऑक्साइड में? हाइड्रोजन दिया। अरे दिया नहीं दिया हाइड्रोजन? ध्यान से सुनिए, क्या दिया? हाइड्रोजन दिया। क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन नहीं बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे। तो वो जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट पानी, पहले पानी टूटा, अब वो जो पानी की टूटी हुई हाइड्रोजन है वो किसे पहुंचानी पड़ेगी? CO2। और वो किस फॉर्म में जाएगी? NADPH की फॉर्म में जाएगी। अब समझ में आ गया? तो रिड्यूसिंग पावर, या कह सकता हूं क्या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्या? क्योंकि ये हाइड्रोजन पकड़ रखा है NADPH ने, ये जाएगा जाकर के किसको दे दे? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये NADPH इधर गया और यहां से क्या बाहर निकला? NADP बाहर निकला। समझ में आ रही बात? ये NADP वाहन है, कैरियर है, बाइक है। इसने कहा करने लगा, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या पहुंचानी? हाइड्रोजन पहुंचानी। कहां बैठा हुआ है? ये आपके थाइलाकोइड के अंदर बैठा हुआ है। समझ में आ रही बात? लाइट आए, पानी टूट गया, हाइड्रोजन विरान फिर रही। लोगों ने कहा कर लगा हाइड्रोजन को पकड़ को कहां चिपका नहीं? हाइड्रोजन को पकड़ के देके आनी भैया, किसे देके आनी?
कार्बन डाइऑक्साइड हो। कल लगा अच्छा NADP ने पकड़ा हाइड्रोजन को, पकड़ के गुद्दी पे डाला, कंधे पे डाला, बाइक पे बिठाया और लेके फुर्र जैसे कहा आ गया भैया आपके स्ट्रोमा में आ गया, ले भाई पकड़ अपना हाइड्रोजन। आरी बात समझ में, हाइड्रोजन पकड़ा के NADP वापस कहां चला गया, थाइलाकोइड के अंदर चला गया, क्योंकि अगला हाइड्रोजन भी तो लाना। तो क्या इसने ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, नहीं किया? हाइड्रोजन को जोड़ा, यहां से हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड किया, यहां ले जाकर छोड़ा, यहां ले जाकर छोड़ा, किसने मिला? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं भाई? रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ATP होता है हमारा केमिकल एनर्जी, रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं हम NADPH को। इन दोनों मॉलिक्यूल को मिलाकर के बोला जाता है एसिमिलेटरी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाई? एसिमिलेटरी प्रोडक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लाइट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखो लाइट रिएक्शन जो होती है वो फोटोकेमिकल फेज है। आ रही बात समझ में? लाइट रिएक्शन क्या होती है भाई? फोटोकेमिकल फेज है। फोटो का मतलब लाइट, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी ये ऐसी फेज है जिसमें लाइट के प्रेजेंस की वजह से क्या होती है भाई? केमिकल रिएक्शन चलती हुई दिखाई पड़ रही, नहीं दिखाई पड़ रही, इसीलिए से हमने क्या नाम दिया? फोटोकेमिकल फेज का नाम दिया। क्या यूज करती है सर? सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी का क्या करती है भाई? ये इस्तेमाल करती है, डायरेक्ट यूज करती है, ठीक है। अब सवाल ये, लाइट रिएक्शन का स्टेप क्या है भैया? देखो कॉमन सेंस लगाओ, जब लाइट पड़ेगी तो सबसे पहला काम क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, हाँ है ना। लाइट का एब्जॉर्प्शन होने पर क्या टूटेगा? वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, हाँ है ना। वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, हाँ है ना। बचा हुआ हाइड्रोजन को NADP अपने साथ जोड़ करके क्या बना लेगा? NADPH बना लेगा, साथ ही साथ क्या बनती है? ATP बनती है, अरे हाँ है ना। तो यही तो 4 स्टेप यहाँ पर हुए। अब देखो सबसे पहला क्या है बॉस? लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर का स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होगी? 2 मॉलिक्यूल H2O के होंगे और वो टूटेंगे किसमें? 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन अलग होंगे और ये 4 क्या होंगे भैया? ये आपका O2 क्या हो गया भाई? आपका ऑक्सीजन गैस आपकी अलग निकलेगी। समझ में आ रही बात? इन्हीं हाइड्रोजन को किसने गिरफ्तार किया? इन्हीं हाइड्रोजन को पकड़ा NADP ने। किसने पकड़ा? NADP ने, और ये कन्वर्ट हो गया NADPH। अभी NADP समझो भाई केवल और केवल एक बाइक है, मॉलिक्यूल है। समझ में आ रही बात? जो पकड़ती है हाइड्रोजन को, जिसका काम केवल सिर्फ इतना है कि हाइड्रोजन का लेन देन का जिम्मा उसका हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रही ना? तो हंस क्यों रहे बैठे हुए? अच्छा ऐसा करना था क्या? शांति से बैठ जाओ। क्या करें, हमें पता था मास्टर पलटी मारेगा बाद में, पर टॉपिक पूरा हो जाने दो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने भैया? लाइट रिएक्शन के क्या स्टेप है? लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी और लास्ट में क्या बनेगा? हाई एनर्जी के केमिकल इंटरमीडिएट बनते हैं। एनसीईआरटी का वर्ड है, याद रखिएगा। इंटरमीडिएट क्यों है? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये यूज हो जाते हैं। हाई एनर्जी के केमिकल इंटरमीडिएट बनते हैं, जिनका नाम क्या है? ATP और NADPH। समझ में आ रही बात? और अभी मैंने आपको क्या बताया कि ATP होती है हमारी केमिकल एनर्जी, NADPH होता है रिड्यूसिंग पावर। इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं हम? एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? अर्नोन। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? तो ये क्या था हमारा भैया? ये था हमारा लाइट रिएक्शन के बारे में। कितनी स्लाइड बाकी रह गई भाई? 26, 6-7 स्लाइड बाकी है अभी तो। चलिए भाई यहां तक बताओ, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई क्या? बोलो भाई। 30 मिनट हो गए पूरे? हो गए? तो ऐसे क्यों नहीं करा तुमने? करा था तो फिर मेरा मुंह धर को होगा। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, कोई समस्या किसी प्रकार की समझ में आ गई? तो इसी के साथ बेटा आज के हमारे मुख्य समाचार क्या हुए? समाप्त हुए। नमस्कार।